गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मुसीबतों का खात्मा कर, हमारे परेशानियों को दूर कर। ऐ अल्लाह इस वबा से लड़कर जब हम बाहर निकलेंगे तो और मुसीबतों में घिरे रहेंगे और परेशानियों में रहेंगे। मौला तो उस परेशानियों से भी हमको महफूज रख, उन मुसीबतों से भी हमको महफूज रख। हम सबको नेक बना, एक बना। जिस तरीक़े से हमने रमज़ान में इबादतों का एहतमाम किया, ए अल्लाह हमको हिदायत अता फरमा, तौफ़ीक़ अता फरमा कि रमज़ान के बाद भी हम इसी तरीक़े से इबादतों का एहतराम करते रहें, नमाज़ों का एहतमाम करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। इसी तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी में इबादतों को शामिल रखें और तुझे राज़ी रखें। ऐ अल्लाह हमको तौफ़ीक़ दे, हमको हिदायत दे, हम सब की खिदमत को कबूल फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर ये लॉकडाउन में जो नरमी करें ना, इसके लिए कुछ मैसेज देंगे सर? लॉकडाउन में जो नरमी दिए हैं इसके लिए मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी, इस वबा का खात्मा हो चुका है। उस वक्त कोई चारा नहीं था सिवाय लॉकडाउन का, अब कोई चारा नहीं है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का। उस वक्त भी बीमारी थी, इस वक्त भी बीमारी है। अपने आप को महफूज रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए, अपने आप को साफ रखिए, पाक रखिए, हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए। और बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, और बाहर से जब घर आएंगे तो बाहर के जितने आपके जूते हैं, चप्पल हैं, वो घर के बाहर ही छोड़िए। कपड़ों को भी बाहर घर जाकर फ़ौरन डाल के धोइए उसको, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर कोई एक बाहर जाएगा और फिर वापस घर में आएगा तो वह घर को हो सकता है अपने साथ वह जरासीम को भी लेकर आएगा। तो जितनी हो सकती है एहतियात करिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अब तक हम इस जरासीम से या इस मर्ज से या इस वबा से या इस वायरस से लड़ने में थे, अब उससे ज़्यादा हमको रोज़ाना के ज़रूरियात और अपने ज़िंदगी को जीने के लिए लड़ना है, और वो लड़ाई बहुत सख्त है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको इसमें कामयाबी दे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि और जितने भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री सब हैं, सबके लिए आजमाइश का वक्त है। जितना हो सकता है मैं सबसे कहूँगा कि गरीबों को नौकरियों से मत निकालिए, नौकरियों पे रहने दीजिए। कोई बात नहीं, तनख्वाह अगर घटा देते हैं तो तनख्वाह कम कर दीजिए, लेकिन उनको नौकरियों से महरूम मत करिए। अगर इस तरीके से हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो शायद जो आने वाले कल का जो चैलेंज है, जो जीने के लिए हम सबको लड़ना है, उसमें हमको कुछ कामयाबी मिलेगी। सब उलमाओं की तरफ से और सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ऑफ खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की तरफ से भी अपील आई है कि इस रमज़ान में सिंपलिसिटी से ईद मनाएं और ईद की शॉपिंग के ऊपर पाबंदी कुछ करिए। मैं बिल्कुल ज़रूर मैं आवाम से अपील करूँगा कि ईद को जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं सादगी से के साथ मनाएं, और उलमाए कराम ने जो अपील की है, इस अपील की मैं तायीद करता हूं। और उलमाए कराम ने जो ज़रूरी हिदायतें दी हैं उस पे अमल करने की मैं आप तमाम से अपील करूंगा, क्योंकि ये वक्त बड़ा नाजुक है। और ये मत समझिए खुदा के लिए कि वक्त ख़त्म हो गया, लॉकडाउन खुल गया, रात का कर्फ्यू है, दिन का है, हालात सही है। आप इस खुशफहमी में मत रहिए। अभी भी कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के साथ हमको जीना है। तो नहीं मालूम कैसा होगा। सर्दी और कोरोना वायरस का सामना हुआ, गर्मी और कोरोना वायरस का भी सामना हुआ, अब बारिश और कोरोना वायरस का सामना होने वाला है। तो नहीं मालूम यह कैसा होगा। तो बहरहाल हमको एहतियात करना है, और मैं सबसे कहूँगा कि हालात ख़राब है, जो भी जितना भी पैसा बचा सकता है उसको बचाना चाहिए। अगर कोई काम उसका पहले 1 रुपये में निकलता था, अब अगर
90 पैसे में निकल रहा है, 10 पैसे भी बचते हैं तो 10 पैसे की भी अहमियत है। खुदा के लिए समझिए इस बात को। मुल्क और दुनिया की मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। हर इंडस्ट्रीज परेशानी का शिकार है, हर कोई परेशानी का शिकार है। जो बड़ा है उसको बड़े परेशानियां हैं, जो छोटा है उसको छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान परेशानियों के शिकार है। तो खुदा के लिए किफ़ायतशारी के साथ पैसे को बचाइए। एक एक पैसे को बचाते हुए कम से कम खर्चे में अपनी ज़िंदगी को गुजारना सीखिए और लवाज़िमात और खर्चे और बेजा सरफे से परहेज़ करिए। एक दूसरे की मदद करिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए। और उलमाए कराम ने जो अपील की है मैं इसकी तायीद करता हूँ और आवाम से अपील करता हूँ कि उलमा ने जो हिदायतें दी हैं इस पर अमल करिए। सर, ये मोदी गवर्नमेंट जो है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान करी। मुल्क में 12 से 15 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन की वजह से, अनप्लान और अनप्रेसिडेंट लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हो गए। अमेरिका और दूसरे ममालिक में बेरोज़गारों को भत्ता मिल रहा, लेकिन यहाँ पे बेरोज़गारों और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये पैकेज को कैसे देखते हैं आप, और आपकी तरफ से हुकूमत क्या सजेशंस या डिमांड रहेंगी? देखिए साहब, हुकूमत का ये पैकेज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है। सिर्फ कागज़ पर है और ज़बानी जमा खर्च नज़र आता है, अमली तौर से इस पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हुकूमत ये बोल रही है कि क़र्ज़ लियो। सब क़र्ज़ लेने के बजाय आप क्या देते हैं वो बताइए। नहीं, बोल रहे हैं कि क़र्ज़ लियो। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे से पूछे तो मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या मीडियम के इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हुकूमत अगर कुछ मदद कर सकती है तो कम से कम 5 महीने के वास्ते जो इनका पावर बिल है वो माफ़ कर दीजिए। अगर इनके ऊपर लोन्स है तो इनके EMI को हॉलीडे दे दीजिए आप। अगर इनको वाटर सप्लाई है तो वो वाटर सप्लाई 5 महीने तक फ्री कर दीजिए। और इनको टैक्स बेनिफिट्स दीजिए कि आप ये 5 महीने में जो भी कारोबार करेंगे इस पर जो टैक्स का जो स्लैब्स है उसको आप कम कर दीजिए। ऐसी कई चीज़ें अगर करेंगे तो जिसके ज़रिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये तो ऐलान सिर्फ कागज़ पे है और नाकामी है। और जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई लारी में जा रहा है, भूख प्यास तड़पते हुए लोग भाग रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। तो इनके लिए भी हुकूमत ने कुछ भी कोई ऐलान नहीं किया। वापस ये लेबर्स वापस चले जाने के बाद आप उनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सारी सियासी जमातों से मिलकर उनसे मशवरे लें और पूरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग लें, सबके मशवरे लें और मशवरे लेकर अगर कुछ काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक इकॉनमी को, मईशत को फिर से दोबारा पटरी पर लाने या बहाल करने में किसी हद तक कामयाबी हमको मिलेगी। लेकिन ये मसला सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, सारी दुनिया का यह हाल है। लेकिन दूसरे ममालिक में जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास वैसे कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। सब मेरा और एक सवाल है, ये लॉकडाउन में रियायतें दिए, ये भी कहा जा रहा है कि 15 दिन के बाद मुकम्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करेंगे ये लोग। तो ये टेस्टिंग को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्टिंग है। जब खोल ही दिया जा रहा है तो ये क्या कॉरपोरेट्स और दीगर जो तिब्बी इदारे हैं उनको जो है ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि टेस्टिंग हो और एक टेस्टिंग बड़े पैमाने पे हो? नहीं, ये टेस्टिंग की इजाज़त देनी चाहिए। और सही सवालात हाई कोर्ट के जज ने भी उठाए और हुकूमत से जवाब भी तलब किया है। तो देखते हैं कि हुकूमत क्या जवाब दाखिल करती है कोर्ट में इन सवालात पर। मगर मैं समझूंगा कि ये ज़रूरी एक चीज़ हकीकत है जिसको समझना चाहिए कि सारे लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम सारे हिंदुस्तान के टेस्ट अगर करना चाहेंगे तो कई बरस लग जाएंगे टेस्ट करने में। तो जितना टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो मुतालबा है कि सारे लोगों का है वो भी सही नहीं है। एक बीच का रास्ता देखकर जितने भी ज़्यादा टेस्ट होते हैं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितने हॉस्पिटल्स हैं
जो इन पेशेंट्स जाएंगे हॉस्पिटल में, जो सर्जरीज को जाएंगे, जो पेशेंट्स को एडमिट करेंगे, मैं समझता हूं कि उनको भी टेस्ट करना प्राइवेट हॉस्पिटल को लाजिम बनाए, ताकि अगर ये लाजिम बना देगी हुकूमत कि जो भी पेशेंट इन पेशेंट आ रहा है, जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट डिलीवरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट क्रिटिकल केयर में जा रहा है, अगर हम उसका कोविड टेस्ट करते हैं तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनके लिए अलग वार्ड्स रखनी चाहिए, गांधी हॉस्पिटल को भेजना चाहिए, और जो नेगेटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके नेगेटिव आने के बाद ही सर्जरी की जानी चाहिए, नेगेटिव आने के बाद ही सीसीयू में लेना चाहिए या उनको डिलीवरी, क्योंकि हमको हमारे डॉक्टर्स को भी बचाना है। अगर हम एक पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल में ले लेते हैं और हमको नहीं मालूम है और डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं तो वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर हुकूमत कर रही होगी। नहीं होगा तो अगर ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम ज़रूर ये तजावीज़ रखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे, क्योंकि एक आरोग्यश्री का जो ट्रीटमेंट था, आरोग्यश्री के पैकेजेस है, अब ये कोविड आने के बाद में किस तरीके को अडॉप्ट करके जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं DME की जानिब से, गाइडलाइंस तो बनाए गए हैं, PPEs होना है, ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, लेकिन आरोग्यश्री के रेट्स को रिवाइज नहीं किया गया। वही रेट्स रखेंगे और ये करो बोलेंगे तो फिर हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के पेशेंट्स को नहीं लेंगे। तो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को भी कोविड-19 के बाद में कोविड प्रोफाइल टेस्ट एक इंक्लूड कर उसके लिए भी कुछ एक अमाउंट देना चाहिए और उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाकर कुछ इन्हांसमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं हुकूमत से इस मीडिया के ज़रिए मुतालबा करूंगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी, कि आप फ़ौरन मीटिंग बुलाइए, जितने भी आरोग्यश्री के जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो पेशेंट्स इंतज़ार में हैं, कोविड टेस्ट एक लाजिम करिए और उसके भी पैसे आरोग्यश्री के पैकेज में इंक्लूड करना चाहिए। नहीं तो फिर हॉस्पिटल्स नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब तो और मौका मिल जाएगा उनको कि प्रोफाइल करना है, ये सब करना है, आरोग्यश्री में ये कवर्ड नहीं, हम नहीं लेते बोल के वापस भेज देंगे। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जो भी हॉस्पिटल अगर किसी आरोग्यश्री पेशेंट, गरीब पेशेंट को रिफ्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, एक, और दूसरा ये कि ये कोविड प्रोफाइल के लिए नए इजाफा भी इसमें करना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। साहब आप प्रेस वालों का भी शुक्रिया आखिर में कि बहुत पूरा 50-60 दिन ये मुकम्मल आपने ताउन किया मेरे साथ, हमारा और हमारे काम को आपने सराहा और अपना वक्त दिया। आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे प्रेस का, सारे मीडिया। थैंक यू सो मच। चलिए दे देंगे साहब, भेज दीजिए सब आगे ना आप लोग।